अपने पति को हत्यारा साबित करने के लिए उस औरत ने अपनी एक गर्भवती पड़ोसन का यूरिन इकट्ठा किया और अपनी प्रेगनेंसी की झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवा ली। साथ ही उसने चुपके से पैसों की तंगी का नाटक रचा और फिर अपने पति से धोखे से एक इंश्योरेंस पॉलिसी पर साइन करवा ली। अपनी शादी की 5वीं सालगिरह के दिन उसने ग्लव्स पहने और मर्डर का एक नकली सीन तैयार किया और शक पैदा करने वाले कई सुराग छोड़ दिए। फिर उसने दर्द सहते हुए अपना एक बड़ा डिब्बा खून निकाला। एमी ने उस निकाले हुए खून को अलमारियों पर छिड़क दिया। आखिर में बचा हुआ सारा खून जमीन पर गिरा दिया और स्पाइडरमैन की तरह उसे जगह जगह पोत दिया। उसने ऐसा दिखाया जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती घसीटा हो। जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया, तभी एमी उस क्राइम सीन को साफ करने लगी। लेकिन उसे सब कुछ पूरी तरह से साफ नहीं करना था। उसने एक लोहे की रॉड ली, उस पर खून लगाया और उसे चिमनी में डालकर आग लगा दी, ताकि ऐसा लगे जैसे कोई मर्डर वेपन को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। सबसे आखिर में एमी ने अपनी पहले से लिखी डायरी को जला दिया, लेकिन उसे पूरा नहीं जलने दिया। वो चाहती थी कि पुलिस को वो डायरी मिल जाए, क्योंकि उस डायरी में बहुत ही जरूरी जानकारी लिखी थी। ये सब करने के बाद एमी डार्क वेब से खरीदी गई अपनी पुरानी कार लेकर दुनिया की नजरों से गायब होने के खेल पर निकल पड़ी। कुछ घंटों बाद जब उसका पति निक घर लौटा तो उसने देखा कि कांच की टेबल टूटी हुई थी। वहां हाथापाई के निशान देखकर उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। डिटेक्टिव बोनी को जल्द ही अलमारी में खून के निशान मिल गए। उन्हें यह भी पता चला कि एमी सिर्फ हार्वर्ड से लिटरेचर में ग्रेजुएट नहीं है, बल्कि येल यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की टीचर भी है। लेकिन ऑफिसर बोनी के लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि एमी वही मशहूर राइटर थी जिसकी वो बहुत बड़ी बहन थी। इसके बाद निक को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसके खून और फिंगरप्रिंट के सैंपल लिए गए। अब पुलिस एमी के फोन और क्रेडिट कार्ड को ट्रैक करने वाली थी। बोनी ने निक से पूछताछ शुरू की। निक ने बताया कि उन्हें न्यूयॉर्क से यहाँ आए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। एमी का उसके होम टाउन में कोई दोस्त नहीं था। ये सुनकर बोनी को बहुत अचरज हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इतने साल शादीशुदा होने के बावजूद निक को एमी का ब्लड ग्रुप तक नहीं पता था। चूंकि एमी एक जानी मानी हस्ती थी, इसलिए पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया। निक और उसके सास ससुर ने मीडिया से बात की और लोगों से अपील की कि वो एमी को ढूंढने में मदद करें। एमी के बहुत से चाहने वाले थे, जिनमें उसका एक्स बॉयफ्रेंड कॉलिंस भी था, जिसने ब्रेकअप के बाद एमी के लिए सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। इसके अलावा टॉमी नाम का एक और एक्स बॉयफ्रेंड था, जो ब्रेकअप के बाद बहुत हिंसक हो गया था। इसलिए एमी ने उस पर केस भी किया था। इसकी असली वजह एमी के माता पिता को भी नहीं पता थी। उन्हें शक था कि शायद उन्हीं लोगों ने बदला लेने के लिए उनकी बेटी का किडनैप किया है। उसी रात अलमारी में मिले खून की पुष्टि हो गई। फॉरेंसिक टीम को शक था कि किचन में काफी ज्यादा खून बहा था। इसे चेक करने के लिए उन्हें एक खास टेस्ट करने का वक्त चाहिए था। वहीं उनके साथी जॉन को एक नई बात पता चली। चाहे घर हो या गाड़ी, क्रेडिट कार्ड से लेकर घर के सारे बिल्स, यहाँ तक कि निक का चलाया जाने वाला बार भी, सब कुछ एमी के नाम पर ही था। हालांकि बोनी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उन्हें एमी की छोड़ी हुई पहली चिट्ठी मिल गई। इसके बाद बोनी उस चिट्ठी को लेकर निक के पास गई ताकि वो इस पहेली को सुलझा सके। चिट्ठी में जिस जगह का जिक्र था वो निक का ऑफिस ही था। अंदर घुसते ही निक को कीबोर्ड पर दूसरी चिट्ठी मिल गई। वही बोनी को एक लेसी अंडरवियर मिला। जब पता चला कि वो निक का नहीं है तो बोनी उसे पैक करके पुलिस स्टेशन ले आई। अब दूसरी चिट्ठी में एक ब्राउन केबिन के बारे में लिखा था। निक ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि यहाँ बोनी से अलग होते ही निक गाड़ी चलाकर सीधे अपने होम टाउन चला गया और वहाँ उसे मेज पर तीसरी चिट्ठी मिली। निक ने अभी चिट्ठी पढ़ी भी नहीं थी कि बोनी वहाँ पहुंच गई। लेकिन इस बार निक ने वो चिट्ठी बोनी को नहीं दी, बल्कि उसे चुपके से छिपा लिया और बहाना बनाया कि वो यहाँ सिर्फ सैटिस्फाई करने आया है। बोनी भी कुछ कह नहीं पाई और उसे बस जाते हुए देखती रही। अगले दिन बोनी एक शॉपिंग लिस्ट लेकर आई और बाकी पुलिस वालों से पूछा कि क्या उन्हें लिस्ट में लिखी कोई भी चीज मिली है। इनमें गोल्ड क्लब जैसे महंगे सामान शामिल थे, लेकिन पूरी हवेली छानने के बाद भी वो सब कहीं नहीं मिला। फिर वे ब्लैक मार्केट गए और अपने पुराने खबरी सैम से मिलकर एमी के बारे में पूछताछ की और सच में उन्हें एमी के बारे में सुराग मिल गया। सैम ने बताया कि वैलेंटाइन डे के दिन एमी वहां आई थी और उससे बंदूक खरीदने के बारे में पूछ रही थी, लेकिन सैम वो सब नहीं बेचता, इसलिए बात वही खत्म हो गई। पुलिस स्टेशन लौटते ही उन्हें फॉरेंसिक की रिपोर्ट मिल गई, जिससे तय हो गया कि किचन में मिला खून एमी का ही था। उन्होंने उस हथियार का भी अंदाजा लगा लिया जिससे हमला हुआ था। एमी के गायब होने के तीसरे दिन की रात उसके फैंस, दोस्त और घरवाले उसके लिए एक प्रेयर मीट में जमा हुए। निक ने फिर से सबका शुक्रिया अदा किया और अपील की कि अगर किसी को भी एमी के बारे में कोई सुराग मिले तो वो तुरंत पुलिस को बताएं ताकि उसे ढूंढा जा सके। लेकिन वहां मौजूद कुछ चैंस और दोस्तों को शक था कि निक ने ही एमी को मारा है। इसलिए निक ने मौठा देखकर अपनी सफाई दी और कहा कि अपनी पत्नी के गायब होने से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो पुलिस की जांच में पूरी मदद कर रहा है और उसने कोई वकील भी नहीं रखा है। जब ज्यादातर लोग उसकी इस बात पर तालियां बजा रहे थे, तभी एक बच्चा लिए हुए पड़ोसन सामने आई और उसने एक ऐसा राज खोला जो किसी को नहीं पता था। वहां मौजूद सभी लोग निक को झूठा समझने लगे और बहुत गुस्से में उससे पूछने लगे कि उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा। आखिरकार निक को पुलिस की सुरक्षा में वहां से भागना पड़ा। असल में एमी जानबूझकर उस पड़ोसन के करीब गई थी और उसकी बोरिंग जिंदगी की सारी बातें सुनती थी। वो बार बार उसे निक के बुरे बर्ताव के बारे में बताती रहती थी। फिर सही मौका देखकर उसने घर का टॉयलेट खराब कर दिया। उसने उस प्रेग्नेंट पड़ोसन को घर बुलाया और उसे बहुत सारा नींबू पानी पिला दिया। ऐसा उसने सिर्फ उस गर्भवती औरत का यूरिन इकट्ठा करने के लिए किया था, ताकि हॉस्पिटल में उसे टेस्ट करवाकर अपनी प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट बनवा सके। और निक को इस सब की कोई भनक तक नहीं थी। इसके बाद बोनी ने एक क्रेडिट कार्ड का बिल निकाला। निक के नाम के उस क्रेडिट कार्ड पर लगभग 10 लाख का काराजा था और उस बिल में बहुत सी महंगी चीजों की खरीदारी थी, लेकिन निक ने वो सामान कभी देखा तक नहीं था। उसे लगा कि कोई उसके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद बोनी ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली। उसमें साफ लिखा था कि कुछ समय पहले ही निक ने एमी की पॉलिसी का अमाउंट कई गुना बढ़ा दिया था। तभी बोनी को एक साथी का फोन आया, जिससे ये साबित हो गया कि एमी सच में प्रेग्नेंट थी। निक ये सब सुनकर पूरी तरह टूट गया और उसने बोनी से बात करने से मना कर दिया। बोनी मुड़कर निक के होम टाउन चली गई। वो ये जानने के लिए बेचैन थी कि निक उस दिन वहाँ क्यों आया था।
उन्हें शक था कि निक ने वहाँ कुछ छिपाया है। काफी ढूंढने के बाद बोनी को आखिरकार चिमनी में एमी की वो डायरी मिल गई जिसे उसने जानबूझकर वहाँ छोड़ा था, और उस डायरी में लिखी सारी बातें बिल्कुल सही सलामत थी। उधर दूसरी तरफ निक को याद आया कि उसे अपने होम टाउन में तीसरी चिट्ठी मिली थी। उसने उस चिट्ठी के खास शब्दों को एक जगह लिखा और फिर उसे डिकोड करने लगा। उसे जवाब मिल गया। अपनी बहन के घर के पास वाले एक छोटे से केबिन में उसे क्रेडिट कार्ड के बिल पर लिखा हुआ सारा सामान मिल गया। निक और उसकी बहन ने शादी की 5वीं सालगिरह का वो गिफ्ट खोला। एमी ने निक के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। वो चिट्ठी उसे उकसाने और ताने मारने के लिए लिखी गई थी। तब जाकर निक को समझ आया कि उसकी पत्नी उसे फंसाना चाहती है। अगले ही दिन निक फ्लाइट लेकर न्यूयॉर्क पहुंचा और उसने ऐसे वकील से मुलाकात की जो खास तौर पर आदमियों के केस लड़ता था। वकील को पूरा भरोसा था और उसने निक को अपनी पीस तैयार रखने को कहा। इसके बाद निक ने अपने वकील की मदद से एमी के एक्स बॉयफ्रेंड टॉमी का नंबर हासिल कर लिया। जब उसने टॉमी से विस्तार में बात की तो उसे पता चला कि सालों पहले एमी ने टॉमी को भी झूठे केस में फंसाया था। वे दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रिश्ते में थे, फिर भी एमी ने उस पर यौन उत्पीड़न का इल्जाम लगा दिया। आखिरकार टॉमी को एक समझौता करना पड़ा। हालांकि जुर्म साबित नहीं हो सका, लेकिन आने वाले कई सालों तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली क्योंकि उसे अपनी हर जॉब एप्लीकेशन में ये लिखना पड़ता था कि उस पर ऐसा केस लग चुका है। तब निक को एहसास हुआ कि एमी कोई सीधी सादी औरत नहीं है, क्योंकि जिस जगह वे रहते हैं वहाँ इस जुर्म में सजाए मौत भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ छिपी हुई एमी ने जब टीवी न्यूज पर इस केस की रिपोर्ट देखी तो उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। उसने बताया कि निक के घर के पास वाले उस छोटे से केबिन में बहुत सारा महंगा और संदिग्ध सामान छिपा कर रखा गया है। सोन काटने के बाद एमी ने अपनी प्लानिंग का कैलेंडर खोला और अपने पहले से तय सुसाइड के प्लान को कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो इस केस को और भी ज्यादा सस्पेंस और रोमांच से भरना चाहती थी। उसने सबसे पहले अपने प्यारे लंबे बाल काट दिए, फिर अपने बालों और आईब्रोज को एक अलग रंग में रंग लिया। अपनी पहचान को पूरी तरह छिपाने के लिए उसने बेदर्दी से एक हथौड़ा उठाया और अपने ही चेहरे पर जोर से मार लिया। फिर वो डार्क वेब से खरीदी गई कार चलाकर एक सुनसान से गांव में पहुंच गई। उसने बिल्कुल सादे कपड़े पहने हुए थे और वो सिर्फ कैश का इस्तेमाल कर रही थी। उसने कैलेंडर पर अपने हर कदम का एक्शन प्लान चिपका रखा था। एक सुबह घर से निकलते वक्त एक पड़ोसन ने उसे हेलो कहा। एमी ने भी शिष्टाचार के नाते उसे जवाब दे दिया, लेकिन आने वाले दिनों में वो दोनों अक्सर टकराने लगे और जल्दी ही उनकी अच्छी जान पहचान हो गई। एक रात जब वो टीवी देख रहे थे तभी टीवी पर एमी के गायब होने की न्यूज आ गई। अपना प्लान इतनी आसानी से कामयाब होते देख वो अपने मोटर लौटते हुए खुशी से झूम उठी। उसने अपनी प्लानिंग का टाइम टेबल खोला और अपने पहले वाले सुसाइड के प्लान को हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया। अगले दिन जब एमी अपनी उस पड़ोसन के साथ गोल्फ खेल रही थी तो उसने एक बिल्कुल परफेक्ट शॉट मारा। वो इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उछलने लगी, जिससे उसकी जेब में रखा मोटा कैश जमीन पर गिर गया। तभी उन दोनों पड़ोसियों की नजर उस पैसे पर पड़ गई और जैसा सोचा था अगले ही दिन जब एमी वहां से जाने के लिए अपने फिंगरप्रिंट साफ कर रही थी तभी उसे उन पड़ोसियों के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वे जबरदस्ती एमी के कमरे में घुस आए और पूरे कमरे में यहाँ वहाँ पैसे ढूंढने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि एमी पुलिस को नहीं बुलाएगी, क्योंकि उस औरत ने देख लिया था कि एमी के चश्मे नकली है और बाल भी रंगे हुए हैं। जब भी वे उसे उसके बताए नाम से बुलाते थे तो वो कोई जवाब नहीं देती थी, जिससे साफ था कि उसका नाम भी फजी है। आखिर में उन्होंने जबरदस्ती एमी से उसके सारे पैसे छीन लिए। उन दोनों को वहां से भागते हुए देखकर एमी पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। उसने अपनी कार में बचे हुए कुछ सिक्कों से अपने उस एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल किया जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। उससे मिलने की जगह पर पहुंचने के बाद उसने कार के अंदर और बाहर की सारी चीजें और फिंगरप्रिंट साफ कर दिए ताकि वहां उसका कोई भी नामो निशान न बचे। जल्द ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड कॉलिंस एमी तक पहुंच गया। उसका परिवार शुरू से ही बहुत रईस था और अब उसका बिजनेस भी। जब एमी ने कहा कि वो घरेलू हिंसा का शिकार है और तलाक चाहती है तो निक ने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा कि अगर निक ने उसे ढूंढ लिया तो वो उसे मार डालेगा। वो डरी हुई थी और अपने माता पिता का सामना करने में उसे शर्म आ रही थी, इसलिए उसने छिपने का फैसला किया। क्रिस ने कहा कि वह उसे झील के किनारे अपने विला में रख सकता है। वो जगह बहुत छिपी हुई है और वहां से कोई नहीं गुजरता। जैसे ही वे विला की ओर निकले टीवी पर एमी के बारे में खबर आने लगी। एंडी नाम की एक लड़की ने दावा किया कि निक ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई। एमी ने गुस्से से एंडी को बोलते हुए देखा। इसके बाद एमी के माता पिता का भी इंटरव्यू लिया गया। उन्होंने कहा कि अब उनका निक से कोई नाता नहीं है और उन्हें पक्का यकीन है कि उनकी बेटी के गायब होने में निक का ही हाथ है। वहीं निक के वकील ने यह खबर देखने के बाद निक को एक मशहूर टॉक शो में भेजने का फैसला किया ताकि वो सबके सामने मान ले कि वो एक बुरा इंसान है और इस तरह वो लोगों की हमदर्दी और सपोर्ट हासिल कर सके। लेकिन निक को अचानक एहसास हुआ और उसने कहा कि उसे सिर्फ एक ही इंसान का सपोर्ट चाहिए। इस टॉक शो के टेलीकास्ट होने के बाद उसकी इमेज तुरंत सुधर गई। निक ने शो के आखिर में एमी से माफी मांगी और अपने प्यार का इजहार किया। एमी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम सबसे अच्छी इंसान हो जिसे मैंने कभी नहीं देखा। मैं वो आदमी बनूंगा जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। मैं वही आदमी बनूंगा जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। निक के इस इमोशनल इजहार ने एमी के दिल को छू लिया, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक वो बस उसका प्यार ही तो चाहती थी। एमी एक बहुत अमीर परिवार में पैदा हुई थी। वो बेहद खूबसूरत थी और बहुत टैलेंटेड भी। एक मीटिंग में उसकी मुलाकात निक से हुई। एमी ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर उससे शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही निक की मां को कैंसर हो गया, इसलिए निक ने न्यूयॉर्क से वापस अपने होम टाउन जाने का फैसला किया। लेकिन उसने अपने इस फैसले के बारे में एमी से कोई बात नहीं की थी। फिर भी एमी ने उसके साथ उस छोटे से शहर में जाने का फैसला किया। वापस अपने घर आकर निक बहुत खुश था, क्योंकि यहाँ उसका परिवार और दोस्त थे और उसे एमी के रिश्तेदारों के ताने भी नहीं सुनने पड़ते थे। लेकिन निक अब एमी को इग्नोर करने लगा था। होम टाउन लौटने के कुछ समय बाद ही देश की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह गिर गई। उन दोनों की नौकरी चली गई और एमी के माता पिता पर भी काफी कर्ज हो गया। उन्हें एमी के
ट्रस्ट फंड से पैसे निकालकर कर्ज चुकाना पड़ा। जब निक को पता चला कि वे करीब $1 मिलियन निकालने वाले हैं तो वो आग बबूला हो गया। लेकिन एमी अपना फैसला कर चुकी थी क्योंकि वे पैसे असल में उसके माता पिता ने ही जमा किए थे। निक को मजबूरी में ये बात माननी पड़ी। एक दिन जब एमी बाहर से घर लौटी तो उसने देखा कि निक घर पर गेम खेल रहा है और उसने लेटेस्ट गेमिंग कंसोल और लैपटॉप भी खरीदा है। एमी समझ गई कि निक उससे बदला ले रहा है। बच्चों जैसी हरकतें करने वाले निक को देखकर एमी ने उससे कोई झगड़ा नहीं किया बल्कि उसे समझाया कि नौकरी जाना बस कुछ समय की बात है। तुम क्या कह रही हो वो एक बुनियादी बात थी। तुम फिर से मेरे सामने ये बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि हार मानना बहुत आसान है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझे वो इंसान क्यों बनाना चाहती हो जो मैं नहीं बनना चाहता। वो घमंडी बेवकूफ इंसान, वो कंट्रोल करने वाला बेवकूफ इंसान। मैं वो इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। माफ करना, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने पहले कभी अपनी नौकरी नहीं खोई है। मैंने बर्गर बनाए हैं, मैंने घर बनाए हैं। तुम्हें दूसरी नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद एमी ने ट्रस्ट फंड के बचे हुए पैसों से निक के लिए एक बार खोल दिया। हालांकि निक का बर्ताव उसके प्रति और भी रूखा होता गया। वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उसके पास आता था। इसलिए एमी ने सोचा कि एक बच्चा होने से शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन निक का मानना था कि अभी सही वक्त नहीं है। ये कहकर वो अकेला ही मजे करने के लिए बाहर जाने लगा। इस बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। क्या तुम सच में अपनी शादी बचाने के लिए बच्चों वाला कपल बनना चाहती हो? बचाना, सब कुछ फिर से ठीक करना, फिर से नया बनाना, ये सब क्या है? तुम अभी इस बार से जाने वाले हो? हाँ। निक ने एमी को जोर से धक्का देकर गिरा दिया। एमी को अपने सामने खड़ा वो आदमी बिल्कुल अजनबी लगा। जब तक कि एक दिन वो बार के पास वाले चौराहे से गुजर रही थी और उसने निक और एंडी को बार से बाहर आते देखा। निक बिल्कुल उसी तरह एंडी के साथ भी फ्लर्ट कर रहा था। एमी को आखिर सब कुछ समझ आ गया। उसने सोचा कि वो एक अमीर और टैलेंटेड लड़की है जिसने प्यार के लिए एक गरीब गांव वाले लड़के से शादी की और बदले में उसे ये सब मिला। इसलिए उसने इस गुमशुदगी और मर्डर का ड्रामा रचा। टॉक शो के टेलीकास्ट होने वाली रात पुलिस को आखिरकार वो केबिन मिल गया जहां महंगी चीजें छिपाई गई थी। और ठीक उसी वक्त जासूस बोनी का निक पर से भरोसा उठ गया। साथ ही पुलिस को एमी का रखा हुआ नकली मर्डर वेपन भी मिल गया। बोनी ने सबूतों और उस हथियार के आधार पर निक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसके वकील ने जल्द ही उसे जमानत पर बाहर निकाल लिया, लेकिन उसे घर पर ही रहकर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना था। दूसरी ओर एमी ने निक का पछतावा सुनने के बाद फिर से निक के पास लौटने का मन बना लिया। लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे वापस जाने देने के मूड में नहीं था। उसने उसके लिए कपड़े और बाकी जरूरत का सामान खरीदा और वो एमी के साथ रहने के लिए शिफ्ट होना चाहता था। विला में लगे कैमरों को देखकर एमी के दिमाग में एक तीर से दो शिकार करने का प्लान आया। अगली सुबह जैसे ही कोलिंस काम पर गया उसने तुरंत कैमरे के सामने एक नाटक करना शुरू कर दिया। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसका रेप हुआ हो। उसका मकसद उस हमले का एक नकली वीडियो बनाना था। रात को जब कोलिंस काम से लौटा तो एमी ने बहुत ही प्यार से उसका स्वागत किया और मौका देखकर उसकी गर्दन पर चाकू चला दिया। अगली सुबह एमी खून से सनी हुई घर वापस आई। आसपास खड़े रिपोर्टर्स ने तुरंत उसकी तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। ये नजारा देखकर निक भी हैरान रह गया। डॉक्टर की जांच के बाद ये पक्का हो गया कि एमी के साथ बदसलूकी हुई थी और उसके शरीर में स्पर्म के निशान भी मिले। फिर पुलिस ने अस्पताल में एमी से पूछताछ की। एमी ने बताया कि उसकी शादी की सालगिरह के दिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड कोलिंस अचानक उससे अपने प्यार का इजहार करने आ गया। जब उसने उसे मना किया तो कोलिंस ने उसे मारा और किडनैप करके झील के पास वाले विला में ले गया। वो रोज रात उसका रेप करता था और उसे एक कुत्ते की तरह पलंग से बांध कर रखता था। वो उसे ना खाने को देता था और ना ही पानी। ऐसी भयानक कहानी सुनकर सालों से काम कर रहे पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। एमी ने बताया कि उस विला में हर जगह कैमरे लगे हुए थे और उसने पुलिस से उस वीडियो फुटेज को निकालने की गुजारिश की। जाहिर है कि पुलिस हो या आम जनता, सबको इस बात की ज्यादा फिक्र थी कि एमी सुरक्षित वापस आ गई है। एमी अपने ऊपर से शक हटाने में कामयाब रही और उसने निक को भी बचा लिया। दोनों अपने अपने मन में अलग ही इरादे लिए एक दिखावे के साथ घर वापस आ गए। दरवाजा बंद होते ही निक का असली चेहरा सामने आ गया। उसने एमी से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। निक के पास कोई माइक या जासूसी का सामान ना हो, इसलिए एमी ने उसे अपने साथ नहाने के लिए कहा और वहां उसने निक को पूरी सच्चाई बता दी। अब पूरी दुनिया एमी के साथ खड़ी थी। निक उसे छोड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इस ड्रामे के बाद एमी का नाम और भी ज्यादा मशहूर हो गया था। निक अब पूरी तरह से एमी के कंट्रोल में फंस चुका था। कुछ महीनों बाद एमी ने निक को एक गिफ्ट दिया। खोलकर देखा तो पता चला कि एमी प्रेग्नेंट है। लेकिन निक बहुत कंफ्यूज हो गया क्योंकि एमी के वापस आने के बाद से उसने उसे छुआ तक नहीं था। असल में शुरुआत में ही एमी ने उससे झूठ बोलकर उसके स्पर्म फ्रीज करवा लिए थे और घर वापस आने के बाद छुपकर आईवीएफ करवा लिया। गुस्से में निक ने एमी को दीवार की तरफ धकेल दिया। तुम एक घटिया इंसान हो। मैं वही घटिया इंसान हूँ जिससे तुमने शादी की है। तुम खुद को सबसे ज्यादा तभी पसंद करते हो जब तुम इसी घटिया इंसान के जैसे बनने की कोशिश करते हो। मैंने तुम्हारे लिए किसी की जान ली है और कौन तुम्हारे लिए ऐसा कह सकता है? तुम्हें लगता है कि तुम किसी अच्छी मिडिल ईस्टर्न लड़की के साथ रह पाओगे? नहीं बेबी, मैं ही तुम्हारे लिए सही हूँ। तुम कितने बेवकूफ हो। तुम ऐसा क्यों करोगी? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हम एक दूसरे से सिर्फ नफरत ही करेंगे। एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, चोट पहुंचाएंगे। यही शादी है। हम माता पिता बनेंगे। फिल्म भी यही खत्म हो जाती है। एमी ने अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी शादी की नाराजगी और धोखे को एक ऐसे खतरनाक शतरंज के खेल में बदल दिया जहां हर कोई उसके इशारों पर नाचने को मजबूर था। जब प्यार में समझदारी की जगह एक दूसरे को कंट्रोल करने की होड़ आ जाती है तो ऐसे रिश्ते सबसे खतरनाक जंग का मैदान बन जाते हैं। बाहर से एकदम परफेक्ट दिखने वाली शादी के पीछे भी कई गहरे राज छिपे हो सकते हैं। एमी एक ऐसी औरत है जो हर चीज कंट्रोल करना चाहती है और खुद से ही प्यार करती है। वही निक परेशानियों से भागने वाला और एक झूठा इंसान है। इन दोनों का साथ में रहना बर्बादी ही था। सबसे अजीब बात तो यह है कि कहानी के आखिर में भी वे दुनिया के सामने एक खुशहाल शादी का नाटक करते रहते हैं क्योंकि लोगों की नजरों और अपने फायदे के आगे सच्चाई का अब कोई मतलब नहीं रह गया था। कुछ रिश्ते अकेलेपन से भी ज्यादा डरावने होते हैं और जब प्यार कंट्रोल करने की जिद बन जाए तो लोग एक दूसरे के लिए कैद बन जाते हैं। आज की कहानी बस यही तक। मैं हूं हुई चेंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।